नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा की और बात करेंगे संक्रांति पर सियासी अशांति की। जी हां, यूपी की सियासत में आज का दिन सबसे बड़ा होने वाला है, बड़ी हलचल भरा रहने वाला है। आज बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है, तो आज ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत दिखाकर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और इधर कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच भी बात बन गई है सीटों को लेकर, और दोनों ने मिलकर पहले चरण के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और जयंत चौधरी की आरएलडी से 19 उम्मीदवारों को एसपी ने आरएलडी ने 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है 29 सीटों में से। वहीं एसपी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। टिकट के बंटवारे में जाति और कद का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन आज बीजेपी की लिस्ट आने के बाद सारा खेल साफ हो जाएगा, जिस पर सबकी नजर है। दिल्ली में कई दिनों से मंथन चल रहा है, लेकिन इस टिकट के इस खेल के साथ विकेट गिरने का खेल भी लगातार जारी है। और 2-3 दिन में आप देख रहे हैं कि दर्जन भर नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं, यानी दल बदल और भागम भाग अपने चरम पर है। और जो नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, उनके आरोप ठीक वैसे ही हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए थे। ऐसा लग रहा है कि मानो कि पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, यानी पहली नजर में साफ लग रहा है कि अब तक जिन 11 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर ही लगातार एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी को झटका दे रहे हैं। हालांकि इसका पूरा खुलासा आज हो जाएगा। तो मकर संक्रांति पर यूपी में कौन सी सियासी अशांति मचने वाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसी मुद्दे पर आज मेहमानों के साथ बड़ी बहस करेंगे, बड़े सवालों के साथ। और हमारे साथ यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाले संवाददाता राजीव रंजन भी होंगे और उनके साथ हम चर्चा करें। उससे पहले यूपी की सियासत में कैसे जुबानी जंग चल रही है वो सुन लीजिए। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। आचार संहिता लगते ही न मंत्री रहता न कोई विधायक रहता। अगर वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही बोलते, अभी 15 दिन पहले 11 तारीख को मोदी जी के मंच पर बहुत कुछ बोल रहे थे कि मोदी जी ये हैं, भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी की आवाज़ 15 दिन में बदल जाती है तो 15 दिन बाद फिर आवाज़ बदल जाएगी। आज के दिन में अगर ये आवाज़ सही रहती तो 1 साल पहले रहता। अगर उनके अपने समाज का चिंता होता, पिछड़ों की चिंता होता, तो एक सम्मेलन करते, एक पंचायत करते, मेरे जैसा लड़ाई करते। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर दिया तो हम भी उनके साथ जाएंगे। ये बताइए और कौन आ रहा है और कौन आ रहा है? अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख तक। बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला किया है। लखनऊ में क्या बड़ा करने वाले हैं, हमारी भी नजर इस पर लगातार मौजूद है। और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर। आप देखिए कि उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता अभी से जुटने लगे हैं। हाथ में पोस्टर है, बैनर है। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि लखनऊ से आज सुनामी चलने वाली है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला किया कि बीजेपी के परखच्चे आज उड़ जाएंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। साथी अशोक तिवारी लखनऊ से और राजीव रंजन नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, स्वामी प्रसाद मौर्य की स्टेटमेंट तो आपने सुनी। नाग, सांप, नेवला खुद को बताया है बीजेपी आरएसएस पर हमला करते हुए। उन्होंने कहा है कि लखनऊ से आज एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें बीजेपी बह जाएगी, बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे।
देखिए, जिस सरकार में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, उस सरकार से जब इस्तीफा दे रहे हैं तो अब निश्चित तौर पर वो हमलावर होंगे और जितना हमला उन्हें करना चाहिए राजनीतिक तौर पर, चुनाव सामने है तो उतना हमला वो कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को अपनी तरफ ले आने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल ये पिछले 15-20 वर्षों 25 वर्षों से जो पिछड़ों के चेहरे के तौर पर नेता स्थापित हुए थे, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। तो उनका समाजवादी पार्टी में जाना, भाजपा को छोड़कर, तो निश्चित तौर पर वो पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों की बात करेंगे और यही उनका कार्ड रहेगा। लेकिन ये भी बात है कि चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी में रहे दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने जब बीजेपी का दामन छोड़ा है तो बीजेपी में एक तरह की बेचैनी है। बीजेपी आलाकमान ने इन तीनों नेताओं से बात करने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद मेरी जो जानकारी है 11 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये तीनों नेता इस बात का औपचारिक ऐलान कर देंगे कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज 11 बजे के आसपास एकाध मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से और एकाध 2 विधायक और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर इस खेमे में आ सकते हैं। कुल मिलाकर के 14 विधायक अभी तक भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी 1 दर्जन विधायक और पाला बदल सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिसको देखा जा रहा है, आज उसकी पहली लिस्ट जब मकर संक्रांति के मौके पर आएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो विपनेश ये साफ हो जाएगा कि कितने सिटिंग विधायकों के टिकट कट रहे हैं। दरअसल सिटिंग विधायक जिनको ये लग रहा है कि उनको टिकट नहीं मिल सकता है, वो भी पाला बदलते हैं। हर बार ये होता है, इस बार भी ये हो रहा है। और ये पिछले 3 दिनों से, जब से चुनाव का ऐलान हुआ उसके अगले दिन से ही उत्तर प्रदेश में रोज सियासी उठापटक 12 बजे के बाद होने लगती है और 4 बजे तक बिल्कुल सुर्खियां बटोरने वाली खबरें आ जाती हैं। तो आज 11 बजे देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऐलान में क्या बात करते हैं और कौन से नेता और पाला बदलते हैं, इसका इंतजार हमें है। ठीक है राजीव, इस वक्त एक और बड़ी खबर, आप बने रहे मेरे साथ, उसका सीधा रुख कर लेते हैं। अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे शिवपाल यादव, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है आपके सामने। देखिए ये बड़ी खबर है कि शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन अपने पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है उस पर वो मैदान में नहीं होंगे, बल्कि अखिलेश यादव यानी कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही वो अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारेंगे। उम्मीदवार साइकिल निशान से ही लड़ेंगे, पीएसपीएल के उम्मीदवार साइकिल निशान पर ही मैदान पर होंगे। तो क्या माने राजीव, ये विलय जैसी स्थिति है बिल्कुल। देखिए, कई बार ऐसा होता रहा है। देखिए, अगर आप पीछे देखें, आरएलडी के कैंडिडेट भी साइकिल पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते रहे हैं पश्चिम में, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी नलकूप हैंडपंप के चुनाव चिन्ह आरएलडी पर चुनाव लड़ते रहे। दरअसल मेरी जो जानकारी है वो इस तरह के बातें सामने आई हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो बैठक हुई थी उसमें यह बात मोटा मोटी दोनों में सहमति थी कि जो भी नेता शिवपाल यादव के पास हैं, उनकी पार्टी में हैं, वो कोई समाजवादी पार्टी से अलग नेता नहीं है। वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के हैं, किसी दूसरी पार्टी से आए लोग नहीं हैं, और एक समय में समाजवादी पार्टी में जिले या संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। तो इस बात पर यह हुआ कि अगर प्रसपा के जो शिवपाल यादव की पार्टी है, अगर उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाए तो शायद उस तरह की एकता दिखाई नहीं देगी। साइकिल चूंकि सर्वमान्य चुनाव चिन्ह है और शिवपाल यादव अब तक जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो सारे चुनाव चिन्ह उन्होंने भी साइकिल पर लड़े हैं। तो इस बात पर सहमति बनी है कि शिवपाल यादव, और इससे एक बात और है कि उससे ये ना पता चलेगा कि ये शिवपाल यादव कैंप का आदमी है या उनकी पार्टी का। ठीक है, उनके करीबी हैं तो उनके करीबी समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग रहे हैं, तो इसलिए ये सहमति बनी है कि एकता दिखाना, बीजेपी के खिलाफ अगर एकजुट होने में कहीं कोई कमी रह गई तो हम बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये तय किया है कि वो जो सीटें उन्हें गठबंधन में मिलेगी, उनके जो समर्थित उम्मीदवार होंगे वो सब साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। यहाँ तक कि शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य अगर जसवंत नगर से लड़ते हैं तो वो भी साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राजीव, आते हैं 6 के 6 उम्मीदवार साइकिल पर सवार होंगे शिवपाल यादव के। इस बड़ी खबर पर भी लगातार हम बने हुए हैं। दूसरी तरफ आज लखनऊ में बड़ी हलचल होने वाली है। अशोक तिवारी मेरे साथ वहां से मौजूद हैं। अशोक तिवारी,
स्वामी प्रसाद मौर्य के कदम पर तो हमारी नजर है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा सवाल यह है कि जाटलैंड की मैं बात कर रही हूं, स्पेशली जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गए हैं, कितना बड़ा डेंट पहुंचेगा बीजेपी को और अखिलेश को कितना फायदा, मतलब गठबंधन को? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि कल जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के तहत 29 सीटों का ऐलान किया गया तो उसमें 19 सीटें आरएलडी के खाते में दिखाई गई हैं, जो कि बंटवारे के तहत आपस में बातचीत के आधार पर तय की गई थी। और उस पूरी सूची पर अगर आप नजर डालिए तो उसमें तकरीबन 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को गठबंधन के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारा गया है। इसके अलावा तमाम सारे जाट चेहरे हैं जिस पर गठबंधन ने अपना दांव लगाया है। और इसके अलावा आप देखिए कि तमाम सारे ऐसे लोग जो अलग अलग दलों से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे या राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे, उनको भी गठबंधन के तहत अपना उम्मीदवार बनाया गया है। तो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के कंधे पर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि दायित्व है इस बार गठबंधन की पॉलिटिक्स को आगे ले जाने का। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कल की सूची पर अगर आप एक एक नाम पर नजर दौड़ाइए तो उसमें कहीं ना कहीं जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग के समायोजन को समायोजित करने की कोशिश की गई है और उसी के तहत ये पहली सूची कल 29 उम्मीदवारों की जारी की गई थी। अब जो दूसरी बात है, अब जो लखनऊ की हलचल की बात जो आपने की, तो तकरीबन 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर, जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तमाम सारे सहयोगियों के साथ अखिलेश की मौजूदगी में औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और यह भी कहा जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम से पहले मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी ज्वाइनिंग के समय आपको कुछ और बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर। तो एक आप कहिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन और उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज देखने को मिल सकती है। अभी तक का जो गठबंधन हुआ है उसमें राष्ट्रीय लोकदल के अलावा महान दल है, संजय चौहान की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जिनको जाना जाता है हरशंकर तिवारी का पूरा परिवार है। इसके अलावा यह भी चर्चा की जा रही है कि आज हो सकता है कि अखिलेश यादव के साथ जब ज्वाइनिंग के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे तो उस समय आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण है उनकी मौजूदगी भी आज देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जो एक बड़ा गठबंधन अखिलेश यादव की तरफ से तैयार किया जा रहा है उसमें संतुलन कैसे बैठाया जाए, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके प्रभाव को देखा जाए और कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी को मात दे पाए, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंज है समाजवादी पार्टी के सामने, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सामने। तो उसकी तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आज राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिलने वाली है। अखिलेश यादव लगातार किसी न किसी नेता के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अगर आप पीछे 2-3 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा होता है, उसके बाद दारा सिंह चौहान का इस्तीफा होता है, उसके बाद धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा होता है और इस दौरान तमाम सारे विधायक बीजेपी से जिनको बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके टिकट कटने की पूरी संभावना है, उनको ये लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा, इसलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो अभी आज की अगर बात की जाए तो आज जो टिकट बंटवारा है उसकी दूसरी सूची को लेकर भी आज मंथन होने वाला है। समाजवादी पार्टी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि चूंकि अभी केवल 29 सीटों का ऐलान किया गया है, 58 सीटों पर मतदान होना है पहले चरण में, तो ये हो सकता है कि आज कोई दूसरी सूची भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की जाए। लेकिन उसके पहले गठबंधन की एक बहुत बड़ी तस्वीर दोपहर 12 बजे हम लोग को राजधानी लखनऊ से देखने को मिलेगी। आप नजर अशोक तिवारी बनाए रखिएगा, मैं आपका रुख लगातार करती रहूंगी। देखिए, ऐसा लग रहा है अभी तक तो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर ही ये लगातार बैक टू बैक इस्तीफे हो रहे हैं और अब तो लिस्ट भी सामने आने लगी। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अन्ना सिंह जी, तो सुनामी का सामना करने के लिए तैयार हैं? अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आज लखनऊ से ऐसी सुनामी आएगी कि बीजेपी बह जाएगी, पर खच्चे उड़ जाएंगे। मेरी सबको राम राम। देखिए, जिनके पास कुछ नहीं होता है ना वो चिल्लाते जाता है और जिनके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए वो बोलते नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। अगर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुनाव लड़ते आए हैं, ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप इस वक्त जो इनकी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप इनके हाल देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अगर ये रहते तो क्या वहां से चुनाव जीत पाते। ये अपनी खुद की आइडेंटिटी को बचाने के लिए, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बचाने के लिए इन लोगों ने स्विच ओवर किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उनका अपना व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ है जिसकी वजह से बीएसपी छोड़कर ये बीजेपी में आए थे, आज भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आज इस घर में तो कल दूसरे घर में तो परसों तीसरे घर में। तो जो वोटर है क्या वो समझ नहीं रहा है इस चीज को? ये वो लोग हैं जो निरंतर
निरंतर जो वोटर्स हैं उनको सोचते हैं कि ना समझे केवल जाति और धर्म पर वोट डालेंगे। मुझे लगता है आज का गांवों में भी चले जाए तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, सब लोग जो है अपडेटेड होते हैं। नागनाथ और सांपनाथ इन्होंने कहा, यही कह रहे हैं ना, नाग संघ को और बीजेपी को नागनाथ और सांप, हाँ नागनाथ और सांपनाथ कह रहे हैं ना। मैं अपने अगर हिंदू धर्म और संस्कृति के विषय में ये कहती हूँ तो नागपंचमी में हम नागों की ही पूजा करते हैं। इनके धर्म में नहीं होता होगा, इनके धर्म में जो नाग देवता है उनका पूजन नहीं होता होगा, गाली की तरह इस्तेमाल करते होंगे। तो आज ये उन्हीं लोगों के साथ जा रहे हैं जो नाग का पूजन नहीं करते हैं। हम करते हैं नाग पंचमी में नाग की पूजन, भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा होता है हम उसको भी नमन करते हैं, उसको भी टीका लगाते हैं। तो मेरा धर्म, मेरी संस्कृति तो मुझे ये सिखाती है, परंतु अधर्मियों के साथ जाएंगे तो इसी प्रकार का उन्हीं के तरह का उनका स्वभाव बनेगा। समाजवादी पार्टी को आप अधर्मी कह रही हैं? बिल्कुल, और धर्म की विजय हो गई। आप कौरवों की सेना देख लीजिए, पांडवों की जीत हुई थी, हम पांडव जाए कौरव में, अब ये सेना दिखा रहे हैं ना अपनी, और उस सेना में जो सिपाही हैं वो कितना दमखम रखते हैं ये अभी आने वाले चुनावों में पता चल जाएगा। तो केवल ये दिखा के कि भाई जैसे रावण ने भी अपनी सेना और चमक धमक बहुत दिखाई थी, उसका हश्र क्या हुआ था, कंस का हश्र क्या हुआ था। तो अब अगर ये जो कंस वाले यदुवंशी हैं उनके साथ जाएंगे तो इनका भी हश्र वही होने वाला है जो कंस का हुआ। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी कह रही है, अनिला सिंह भी कह रहे हैं, कई नेता की वो सत्ता भोगी हैं इसलिए उन्होंने पाला बदल लिया, और जब वो हमारे नहीं हो सके तो फिर समाजवादी पार्टी के कैसे हो जाएंगे। और साथ ही जो अभी आप पर बड़ा आरोप लगा है वो तो आपने सुना ही है। धन्यवाद रितेश जी, और आप सबको आप चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिला जी ने बोला कि ये क्या कौरव हैं और ये सत्ता भोगी हैं। जरा इनसे पूछिए कि 2016 में जब ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो इससे तो कोई मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, तो सत्ता भोगी नहीं थे। तब क्या योगी आदित्यनाथ, तब अमित शाह का क्या मास्टर स्ट्रोक था। और आज जब अखिलेश यादव जी के साथ में सब लोग खड़े हो रहे हैं तो सत्ता भोगी हो गए। जनता नहीं जानती है ये क्या बोल रहे हैं। और ये क्या बोल रही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट है, भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट है कि अगर किसी कैबिनेट के अंदर खड़े खड़े 3 दिन के अंदर 3 कैबिनेट मंत्री रिजाइन करके चले जाएं, 15 विधायक चले जाएं, तो इससे ज्यादा छटपटाहट क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा पूरा टूट गया है। और ये जो झूठ का महल बनाया था इन्होंने 5 साल, जिस तरीके से गरीब दलित पिछड़ों का उत्पीड़न किया है, वो सब जनता में लगातार दिख रहा है। और जब इस समय मौका आया है, तो जब सब लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए तो इनको समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली लखनऊ। असल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बचाएं और किसको रोकें। पहले जब स्वामी जी जा रहे थे तो मान मनोवल डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बोला कि फिर से आ जाइए, बैठ जाइए। वो एक तरफ गौरव भाटिया जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार हैं, फिर शाम तक ट्वीट डिलीट करते हैं, फिर फोन आता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी टोटल कंफ्यूज पार्टी है। नहीं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बीजेपी ये कह रही है कि आपने देखा दिल्ली में मंथन चल रहा है, सबकी परफॉर्मेंस चेक की जा रही है, और ये वो नेता हैं जिनके प्रति ग्राउंड जीरो पर नाराजगी है, इसीलिए इनके पत्ते कट रहे थे, टिकट कट रहे थे। तो बीजेपी ने वेलकम नहीं किया, लेकिन आप वेलकम कर रहे हैं, तो क्या नहीं, तो 2016 उस नाराजगी आप झेलेंगे क्या? नहीं, 2016 में क्या हो रहा था? 2016 में 68 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टिकट आए थे, नहीं उसमें से 54 टिकट दिए थे और 54 में से 53 लोग जीत के आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि सत्ता खत्म हो चुकी है। 2-4 सीटों में अपने कैंडिडेट लड़ाना चाहती है वो लड़ा ले, वरना वो भी नहीं बचेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग मिलके 350 के ऊपर जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि नेता तो आ रहे हैं, वोट बैंक भी आ जाएगा आपके पाले में? 2016 में 17 में नहीं आया था क्या? इतने जी आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप तो इतिहास को लेके चलेंगे ना। 2017 में 312 सीट कहां से आ गई थी? भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पे थी 2012 में, कैसे 312 पे पहुंच गई? अनिला सिंह जी, जवाब दीजिए। आप सीधा वो आरोप लगा रहे हैं, और एक जो लेटर आए हैं, जितने भी रेजिग्नेशन हुए हैं, उनमें सब में एक ही बात है, बस नाम अलग है कि अत्याचार हुआ, पिछड़ों की अनदेखी की गई, जो बेरोजगार हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया, हमारी सुनी नहीं गई, उपेक्षा की गई है हमारी। तो आप जो कह रही हैं कि खाली हाथ है स्वामी प्रसाद मौर्य, खाली हाथ नहीं है।
12 से ज्यादा एमएलए अपने साथ लेकर जा रहे हैं और अभी जानकारी यह भी मिली है कि और भी कैबिनेट मंत्रियों के विकेट गिर सकते हैं। तो खाली हाथ कहां से लग रहे हैं वो आपको? जी देखिए, ऐसा है कि जो एमएलए जिन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया, जैसा मैंने इनको स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह या जो सैनी है उनका बता दिया कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव बिल्कुल नहीं जीत सकते थे। तो अपने राजनीतिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए इन्होंने स्विच ओवर किया है, नहीं तो 5 साल ये चुप नहीं बैठे हुए होते। जैसे राजभर साहब ने अब जो भी उनके कारण थे वो बीच में छोड़कर चले गए, एनडीए की सरकार को बीच में छोड़कर चले गए। अगर लेकिन अनिला जी एक बात बताइए, ये 2017 में वही नेता हैं जिन्होंने आपको जिताया, आपने वेलकम किया, सोशल इंजीनियरिंग की सारी गोटियां सेट की, और 2022 में आप कह रहे हैं कि ये वो नेता हैं जो जिता नहीं सकते। ये ऐसा कैसे हो सकता है? विपनेश जी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी भी रूप में हो वो एक ही बात कहता है, जब वोटर आता है वो कमल के फूल के ऊपर बटन दबाता है, वो उस आइडियोलॉजी के ऊपर बटन दबाता है जिस आइडियोलॉजी की खोज जो है देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से निरंतर ढूंढी जा रही थी। तो 2017 का चुनाव हुआ था, आप ये बताइए क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा था या दारा सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव लड़ा था? पूरी दुनिया जानती है कि 2017 का जो चुनाव हुआ था किस चीज के आधार पे हुआ था। और आप समझते हो आप साइकिल को छोटा बता रहे हैं, छोटी सवारी बता रहे हैं साइकिल की, अनिला जी? नहीं, साइकिल का तो आप देखिएगा ना, ये कहते हैं ना 22 में बाइसिकल नहीं, ये ट्राइसिकल पर बैठकर आएंगे वापस बबुआ। मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती हूं, परंतु कोई अगर ये दिखाए कि जो लोग हमारी शरण में आए थे आज इनकी शरण में जा रहे हैं, परसों किसी और की शरण में जाएंगे, तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का संगठन है, जिस प्रकार का राजनीतिक दल है, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, क्या हम पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर होकर राजनीति करते हैं? हमारा खुद का कोई काडर ही नहीं है, सबसे बड़ा काडर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये नेता जो कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, आपके विधायक जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जमीनी स्तर पर, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, जिनको जाना है जाए, बीजेपी नहीं रोकेगी किसी को। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जाएगा उसके पीछे हमारी तैयारी 4 की ऑलरेडी। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा दीजिए जवाब, क्या करेंगे आप ऐसे पत्तों का? बीजेपी कह रही है कि अब वो किसी काम के नहीं है, और साइकिल पर वो कह रहे हैं कि बहुत छोटी सवारी है। वो पार्टी की आइडेंटिटी था, कमल खिला था, इसीलिए जीते ये सारे कैंडिडेट, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है ग्राउंड जीरो पर। देखिए, मैं इनकी क्या जवाब दूं, आप तो खुद ही जवाब पूछ रही है, ये नहीं आगे बात करें। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास 97 के बाद से 2017 तक 20 साल तक कमल का निशान कहां चला गया था कमल का निशान? असल में हकीकत यह है कि 97 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास एक पिछड़ों का नेता था जिसका नाम था माननीय कल्याण सिंह जी, और जब 97 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद इन्होंने राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद से पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाला भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे चला गया। उसके बाद जो 2002 का इलेक्शन आया तो 174 सीट से गिर के भारतीय जनता पार्टी 88 में चली गई, 2007 में 51 में चली गई, 2012 में 47 में चली गई। और जब ये बात समझ में आ गई कि पिछड़ों के बिना सरकार नहीं बना सकते, तो केशव देव मौर्य के नाम पे ये लोग चुनाव लड़के आए थे। और हुआ क्या, अजय सिंह बिष्ट को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और तभी पिछड़ों को समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ खिलवाड़ करती है, उनका वोट लेती है। और 2017 से लेकर 22 तक जिस प्रकार से दलित, पिछड़ों और बेरोजगारों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप देख लीजिए, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां से सब भाग रहे हैं, इसलिए वहां से जा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये सरकार सिर्फ पिछड़ों के नाम पे आती है, लेकिन सारा काम जो है वो दूसरे लोग ले जाते हैं। ठीक है, बस इसी पॉइंट पर मैं जवाब लूंगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा अनिला सिंह जी से, लेकिन एक बार फिर से मुझे लखनऊ जाना होगा। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी वहां से मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला स्टेप क्या है? क्योंकि कल उन्होंने इतना बड़ा हमला बोला, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज लखनऊ से सुनामी चलने वाली है। अब वो सुनामी पर सबकी नजर है, ये तो तय है कि उनके इशारे पर बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या बड़ा आज होगा, कैसी सुनामी, क्या इनपुट है आपके पास? क्या कुनबा बड़ा होने वाला है जो बीजेपी छोड़ेंगे?
देखिए विपनेश, आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दारा सिंह चौहान का इस्तीफा, उसके बाद धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा, और इस दौरान तमाम सारे बीजेपी के सिटिंग एमएलए ने लगातार इस्तीफा दिया और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी की। तो आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी पटकथा अचानक नहीं लिखी गई है, बल्कि ये पहले से पूरी तैयार स्क्रिप्ट है कि एक एक करके तमाम सारे मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, बीजेपी के खिलाफ एक मैसेज देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। तमाम सारे विधायक जिन्होंने बारी बारी करके इस्तीफा दिया, उनकी अखिलेश यादव से अलग अलग मुलाकात भी करवाई गई, और कल देर रात या यूं कहे कि देर शाम स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम सारे लोगों को लेकर जिन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया है, उनके साथ अखिलेश यादव से जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट जाकर मुलाकात भी की थी। और उसके बाद आज का समय निर्धारित किया गया था कि दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और तमाम सारे बीजेपी के जो विधायक जिन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया है, और जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग और भी हैं जिनका आज इस्तीफा होना प्रस्तावित है, वो हालांकि तस्वीर 12 बजे हम लोगों के सामने आएगी। इन तमाम सारे लोगों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो जाएंगे और बड़े गठबंधन का ऐलान लखनऊ से किया जाएगा बीजेपी के खिलाफ। अब दूसरी बात यह आती है कि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना यह बयान दिया, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि बीच में उनकी और बीजेपी के बीच बातचीत की भी खबर सामने आ रही थी। यह कहा जा रहा था कि बीजेपी के तमाम सारे लोग और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में है और यह कोशिश की जा रही है कि उनको दोबारा पार्टी में वापस लाया जाए। बीजेपी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से भी आपने वो ट्वीट देखे थे जिसमें उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लिए हुए जो निर्णय है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो कल के बयान के बाद यह तस्वीर साफ हो गई थी कि बीजेपी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच फिलहाल अब सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और उसका हम लोग जीता जागता जो बड़ा उदाहरण है वो देख भी रहे हैं कि कल से बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर हमले भी तेज किए गए हैं। और आपको याद होगा कि जिस दिन उनका इस्तीफा हुआ था उस दिन बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं था, और यह कहा जा रहा था कि फिलहाल पार्टी का जो हाई कमान है उसकी तरफ से अभी फिलहाल इस विषय पर बोलने के लिए मना किया गया है। तो आज लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत का एहसास कराने वाले हैं, यानी कि जो कल बात वो कह रहे थे कि जब मैं पार्टी छोड़ूंगा तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा आपको रिएक्शन दिखाई पड़ेगा दूसरे तमाम सारे नेताओं के साथ को लेकर भी। तो आप देखिए कि उनके इस्तीफे के बाद से 2 और मंत्रियों का इस्तीफा, तमाम सारे विधायकों का इस्तीफा, और कल अपना दल के जो एक विधायक थे बीजेपी गठबंधन के तहत अमर चौधरी, उन्होंने भी देर रात इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव से मुलाकात की, उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। तो जो बात अभी थोड़ी देर पहले निकल के सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए तमाम सारे नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानते हैं या पिछले विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, उन तमाम सारे लोगों को वापस लेकर वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे पर भी उनको आश्वासन मिला हुआ है कि जो लोग भी सिटिंग एमएलए हैं जो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे उनको पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। हालांकि जब अगली सूची आएगी तो उसकी झलक हम लोगों को उसमें देखने को मिलेगी। तो आज तमाम सारे जो इस्तीफा दे चुके विधायक हैं, जो दोनों मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जिन्होंने कल देर रात अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी, आज औपचारिक तौर पर ऑफिशियली अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके गठबंधन के तमाम सारे नेताओं की मौजूदगी भी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रहने वाली है। दोपहर 12 बजे बीजेपी के खिलाफ जो बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है, उनकी मौजूदगी में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और ये निचले स्तर तक ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है अनिला सिंह जी, आप क्या 2022 में चुनौतियां बहुत सारी हैं बीजेपी के सामने। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य तो दिक्कत बढ़ा ही रहे हैं और न जाने अभी लिस्ट कितनी लंबी है, साफ हो जाएगी, सुनामी का जिक्र करें तो दूसरी तरफ आरएलडी जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ है, हाथ मिला लिया है, 29 सीटों पर सहमति बनी, उसमें 10 एसपी और 19 आरएलडी, यानी कि जाट लैंड पर इस बार मुश्किल है आपके लिए क्योंकि किसानों के बीच में आरएलडी का दबदबा है। मान रहे हैं आप कि चुनौती बड़ी है चारों तरफ से? ये सेटबैक रहेगा। जयंत चौधरी जी ने जिनके साथ हाथ मिलाया है ना, ये आरएलडी को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दे। और आप लिस्ट देखिए, इनकी जो लिस्ट कल जारी हुई है उसमें देखिए आपको कुछ चेहरे ऐसे दिखाई दे जाएंगे जो जघन्य अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन लोगों को इन्होंने टिकट दिए हैं। मतलब ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल मुकदमे लगे हुए हों, पॉलिटिकल मुकदमे तो राजनीति में किसी पर भी लगा दिए जाते हैं, उनका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही हूं। हिस्ट्री शीटर्स है, चर्चा करिएगा कभी, पहली लिस्ट आउट हुई है, हिस्ट्री शीटर्स को इन लोगों ने जगह दी है। और जयंत चौधरी जी का मैं बता दूं, आरएलडी के लिए इन्होंने कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील ठोक ली, समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला। पहली बात तो ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ गई, कांग्रेस निपट गई, हार गई। समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ गई, बीएसपी निपट गई, हार गई। अब जयंत चौधरी जी की पार्टी आरएलडी के साथ आई है, बिल्कुल निपट जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी पनौती अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ जो जाता है
वो खत्म हो जाता है। तो जो ये जयंत लेकिन चौधरी आपकी जी ने अपने गलतियों को ताकत बना रहे हैं अपनी अखिलेश यादव इस बार अकेले दम पर ताकत बना रहे हैं उनको। नहीं, आप अकेले दम पे तो नहीं। अभी आपने ये आरएलडी राजनीतिक दल है, मैं बता तो रही हूँ। अगर ये सीख इन्होंने नहीं ली बाकी राजनीतिक दलों को देखकर कि जिसके साथ जो समाजवादी पार्टी के साथ गया उसका मटिया मेट हो गया। आप देखिए ना 2017 में जो आपकी सहयोगी दल थे उनसे हाथ मिला लिया, उन्हें अपनी ताकत बना लिया। जो आपके कैबिनेट मंत्री थे, जो एमएलए हैं, उनको अपने पाले में कर रहे हैं, अपनी ताकत बना रहे हैं अखिलेश यादव। राजभर साहब की बात कर रहे हो। जमानत जब्त पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो इनके विधायक जीत कर आए हैं। और अभी आप फिर देख लीजिएगा दोबारा जमानत जब्त पार्टी हो जाएगी। अब इनका इतिहास तो देखिए, इन लोगों का कितनी जीत, इनका वोट परसेंटेज क्या रहा है, कितनी सीटें जीत कर लाए हैं। जो हमारे साथ जुड़ा है उसका वोट परसेंट में इजाफा हुआ है, जो इधर उधर गया है उसका वोट परसेंटेज में खत्म हुआ है, कम हुआ है। अच्छा, जहां तक जाटलैंड की बात आप कर रहे हो, आरएलडी की बात आप कर रहे हो, मैं वही कह रही हूं कि आरएलडी की ये बहुत बड़ी भूल है। ये वही क्षेत्र है, आप समझते हो कि लोगों की जो समझ है, जो याददाश्त है, वो इतनी छोटी है। 2013 में जो हुआ है यहाँ पे इस क्षेत्र में लोग भूल गए हैं। बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी, गाड़ियों में धक्का मार के डाल दी जाती थी, अपहरण हो जाते हैं, लोग भूल गए हैं। अंधेरा होते ही जो है सड़क पे कोई जा नहीं सकता था, किडनैपिंग्स हो जाती थी, लूट हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, गाड़ी छिन जाती है, लोग भूल गए हैं। उद्योग यहाँ पनप नहीं पाते थे, एक्सटॉर्शन का उद्योग यहाँ चलने लग गया था, यहाँ पे लोग भूल गए हैं, बिल्कुल नहीं भूले हैं। जो चीनी मिलें यहाँ पे बेच दी गई थी या बंद कर दी गई थी, हमने उनमें से कई जो है खुलवाई, रेनोवेट की, 4 नई चीनी मिलें बनवाई, रेट बढ़वाया, रिकॉर्ड पेमेंट करवाया किसानों का। मैं जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर आशुतोष वर्मा। लोग भूलेंगे नहीं। तो ये आरएलडी तो बिल्कुल निपट गई है, समाजवादी पार्टी के साथ गई, इसने खत्म कर लिया अपने आप। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जवाब दीजिए। टिप्पणी जी क्या जवाब दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं के ऊपर हताशा ऐसी छाई हुई, आए बाएं कुछ भी बोलते जा रहे हैं, इसका क्या जवाब दिया? जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास थे सबको अच्छा था, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गया। देखिए, ये जो अहंकार दिख रहा है ना, ये कभी एक समय कांग्रेस के अंदर था और वही भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ताओं, एक व्यक्ति के पीछे पूरी पार्टी तहस नहस हो रही, पूरा कैबिनेट तहस नहस हो रहा है। लेकिन वो हम लोग कहते हैं ना, कांग्रेस अपने अंदर नहीं जागती है, भारतीय जनता पार्टी भी वही हालत हो गई, अपने अंदर देख ही नहीं रही है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर वर्ग का। अच्छा, बता दीजिए, महिलाएं इनके साथ पे खड़ी नहीं है, इनके साथ बेरोजगार नहीं खड़े हैं, दलित नहीं खड़े हैं, इनके बाद पिछड़े नहीं खड़े हुए हैं, इनकी कैबिनेट नहीं खड़ी हुई है, इनके विधायक नहीं खड़े हुए इनके साथ में, और ये कह रही है सब नेस्तनाबूद हो जाएगा। यही अहंकार कांग्रेस को खत्म कर दिया था और यही अहंकार बीजेपी को। मैं कहता हूं बार बार, बीजेपी इज अ न्यू कांग्रेस। और ऐसे प्रवक्ता बैठे जो कोई तार्किक बात ही नहीं कर रहे हैं, नेस्तनाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाए, ये क्या बात कर रही है बैठ के? ये राष्ट्रीय चैनल पे इस तरह की बातें कर रही हैं। अब इनसे क्या बहस की और इनसे क्या मैं जवाब दूं? आप भी पूछ रही हैं, तिवारी जी भी बता रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रही हैं। क्यों जा रहे हैं ये नहीं जवाब दे पा रहे। बस सब नेस्तनाबूद हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, इस तरीके के बहस का कोई मतलब नहीं। 1 मिनट रोक रही हूँ डॉक्टर आशुतोष वर्मा। मुकेश वर्मा जी की एक बाइट सुन लेते हैं। लड़ाई 85% से अधिक लोगों की है। आज लड़ाई गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति की लड़ाई की बात है। आप देखिए, इन लोगों ने 2017 में सरकार बनाई, इन लोगों के मंत्री हटा दिए जाते हैं, इन लोगों के मंत्री केवल और केवल राज्य मंत्री ही रह जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 85% लोग और उनकी बनाई हुई सरकार के जो मंत्री बनाए जाते हैं वो हाई स्कूल पास बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कैबिनेट में अपनी बातों को न रख सके। भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं, संविधान को खत्म करना चाहती है, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में संविधान नहीं बचेगा, उन्हें मालूम था। चालाक, चतुर, पढ़े लिखे लोग इसे खत्म कर देंगे, तभी उन्होंने कहा था, रोते हुए आंखों से कहा था। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, आप सुन रही होंगे एक एक शब्द। जी बिल्कुल। पहली बात तो डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी ने कहा कि भाई ये बर्बाद हो जाएंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही, क्या डिबेट किया जाए? जी, आपका रिएक्शन ऐसा ही है, जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता, कोई तर्क देने के लिए नहीं होता है, तो इसी प्रकार का रिएक्शन आता है। समाजवादी पार्टी जो है
जैसे अभी मुकेश वर्मा जी का आपने बयान सुनाया, वो बी आर अम्बेडकर साहब का हवाला देते हुए संविधान के विषय में बोल रहे हैं, तो शायद उनको खुद भी संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस के समय संविधान को कितना ज्यादा धक्का पहुंचाया गया। इनसे यही पूछ लेना चाहिए कि ऐसे क्या कारण आ गए थे कि 1976 में 1976 वो दौर सबको अच्छी तरीके से याद है, आपने धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को क्यों इंडक्ट कराया, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई थी। परंतु उसके लिए केवल डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, थोड़े ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जो इस प्रकार के राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं या आते हैं, शायद उनमें उस प्रकार के ज्ञान की कमी होती है। पर खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आशुतोष जी को केवल इतना बताना चाहती हूँ, आशुतोष जी ये जो आत्मविश्वास देख रहे हैं ना, ये घमंड नहीं है। आपकी नजर में घमंड होगा, ये आत्मविश्वास है। और ये कहाँ से आ रहा है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जनता से बीजेपी डरी हुई है, बौखला गई है। नहीं, मैं उस पर आ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं डरी हुई नहीं। अभी इन्होंने कहा कि घमंड है, न्यू कांग्रेस है। हम कांग्रेस कभी नहीं बन सकते हैं। अधर्मी पार्टी है कांग्रेस इस देश की। उसने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे देश की संस्कृति समाप्त कर दी, हमारे देश का इतिहास पढ़ाना बच्चों को बंद कर दिया। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आज नहीं है, तो आज कांग्रेस का हम जिक्र ना करें। चलिए मैं स्पेयर कर देती हूँ, क्योंकि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, क्योंकि इन्होंने ये शब्द उठाया था कि हम न्यू कांग्रेस, हमारे लिए कांग्रेस होना एक गाली के समान है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, 2014 का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है। अनिला सिंह जी, शब्दों पर थोड़ा संयम रखिए। देखिए, बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, मान सम्मान एक दूसरे का बना रहे, लेकिन ऐसे शब्दों को मैं वेलकम नहीं कर सकती हूँ मैडम न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहती हूँ हर पार्टी का मान सम्मान बना रहे और बहुत अच्छी बात है। तो ये अपेक्षा मैं उनके प्रवक्ताओं के द्वारा भी करती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं के विषय में उल्टी सीधी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब इसी प्रकार से आप उनको भी याद दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्र की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है। जरा सम्मान से बात करें। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, हमको 325 सीटें आई थी, 80.84 ऑलमोस्ट 81% का हमारा रिजल्ट। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2017 के पार फिर से 2022 में आप जा रहे हैं, 8% का हमारा अचीवमेंट रहा। अब बोलने दीजिए ना कि हम क्यों नहीं डरे हुए, आत्मविश्वास क्यों है। 2019 के लोकसभा सीट में जो हमारा रिजल्ट आया, दैट वाज मोर देन 80%। अगर हम 80 में से जो 64 सीटें हमें मिली, तब एक लहर थी, और इस बार लहर 2021 नहीं में है। जो पंचायत का चुनाव आया है, उसमें हमें 90% यानी कि 75 में से 67 सीट्स हमने जीती। क्या झूठ बोल तो रही है हमारा 90% जो है हमारा रिजल्ट रहा है। तो ये आत्मविश्वास जो है, जो एक बड़ी खबर आ गई है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक बड़ी खबर आ गई है, मैं उसका रुख कर लेती हूँ। स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर हमला। देखिए, अब एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। जिनका टिकट कटा उन्हें ब्लैक में टिकट दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी की तुलना डग्गा मार वाहन से किया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह की भी हालत वही है जो इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है, जो जिसपे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उसकी जरा एक कैबिनेट देखिए। अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, ये कैबिनेट उत्तर प्रदेश। अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, राम नरेश अग्निहोत्री, जितिन प्रसाद, स्वरूप प्रताप शाही, जय प्रताप सिंह, लक्ष्मी चौधरी, मोती सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सुरेश रैना, भूपेन्द्र चौधरी, सुरेश खन्ना, सतीश वाहना, आशुतोष टंडन, गोपाल दास नंदी। मतलब 23 में से 17 मंत्री इनको एक तरफ के दिखते हैं, और जो पिछड़ी जाति के मिलते हैं, केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, मुकुट बिहारी वर्मा, अनिल राजभर, और एक अनुसूचित जाति के रमापति शास्त्री। आप खुद समझिए। ठीक है, ये जनता बताना चाह रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप जो इशारा कर रहे हैं वो मैं समझ गई हूँ, पब्लिक भी समझ रही है। वक्त की कमी है, ब्रेकिंग विद एजेंडा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि आज लखनऊ से क्या सुनामी उठ रही है। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।